क्या सिर्फ इमरजेंसी के केसेस में ही हम लास्ट में आयुर्वेदा को याद करते हैं? आयुर्वेदा में हर चीज का इलाज है? नहीं, आयुर्वेदा में हर चीज का इलाज नहीं है। आयुर्वेदा में सुख साध्य, कृत साध्य, असाध्य 3 श्रेणियों में रखा हुआ है चिकित्सा को। तो कई सारे डॉक्टर्स है ना, इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट लिखते हैं, गारंटेड इलाज 100% सही। सर, गारंटी जहां लिखा दिख जाए, हाँ, बस उस चिकित्सा को, उस डॉक्टर को, उस प्रोडक्ट को वहीं छोड़ देना चाहिए। आपने देखा होगा कि एलोपैथी में ना जो भी मेडिसिन होती है उनके पीछे ना एक रिसर्च सेक्टर होता है, पर आयुर्वेद में ऐसे है नहीं। सर देखिए, ये बात आपकी बहुत हद तक ठीक है कि आयुर्वेदा में उस तरह के नॉर्म्स नहीं है, लेकिन यदि उस तरह के नॉर्म्स नहीं हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उसके नॉर्म्स बिल्कुल भी नहीं है। सर, ऐसा बोला जाता है कि अगर किसी को किडनी स्टोन्स हो ना, आप बियर पीना स्टार्ट कर दो, तो इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है? सर, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन ये है कि जो यव से संबंधित आहार है, जौ से बने हुए जो आहार है, वो किडनी वाले पेशेंट को लाभ करते हैं। आप एक सिंपल सा रूटीन बता दो आज हमारे ऑडियंस को, ताकि उनकी बॉडी डिटॉक्स हो सके और उनको ज़्यादा एनर्जेटिक फील हो और उन्हें लगे कि हाँ, अब मेरी बॉडी अच्छे से काम कर रही है। सर, सबसे इसका थंब रूल यही है कि आप सबसे पहले, आजकल ना मार्केट में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ऐसे बहुत हैं जो फेक हैं, तो जो नॉर्मल ऑडियंस है वो कैसे सही और गलत में फर्क करे? तो व्यक्ति आइडेंटिफाई कैसे करे, ये तो उसके विवेक पर डिपेंड करता है। बस उसको ये आइडेंटिफाई देखने की जरूरत है कि जिस सोर्स से मेरे पास प्रोडक्ट आ रहा है उनकी। आपने देखा होगा कि अश्वगंधा, गैलोए, शतावरी और शिलाजीत ये भी बड़े एक्सेस में ली जा रही है, तो इसका क्या पीछे रीजन है और क्या ये हमारी बॉडी के लिए डेंजरस हो सकता है? सर, बॉडी के लिए डेंजरस भी हो सकता है और इसके पीछे रीजन ये है कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, हाँ, मतलब सबको हेल्थ टिप्स देनी है, जिसको आयुर्वेदा का ज्ञान नहीं है। दोस्तों, अक्सर हम ये सुनते आए हैं कि आयुर्वेदिक स्लो है, अक्सर हम ये सुनते आए हैं कि आयुर्वेदा से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, पर कभी आपने ये सुना है कि आयुर्वेदा क्रोनिक से क्रोनिक डिसीजेस को भी रिवर्स कर सकता है? हाँ, आपने सही सुना, हमारे पुराने एशियन टेक्स्ट में ये चीज़ें लिखी हुई है, पर आज सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारे पास एक क्रेडिबल सोर्स और क्रेडिबल इंसान नहीं है जो इस नॉलेज को आगे बढ़ा सकता है। तो आज का ये एपिसोड बड़ा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम मिथ्स को डिसरप्ट करेंगे, मिथ्स को फोड़ेंगे, ताकि हमें पता चल सके कि आखिर में आयुर्वेदा है क्या। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ जो शख्सियत जुड़ी हैं उनको पहचान की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इस फील्ड में पिछले लास्ट 15 साल से हैं। तो बिना देर किए चलो आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। तो मैं सवाल करना चाहूंगा डॉक्टर निशांत गुप्ता जी का। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो निशांत सर, एक चीज बताओ कि जैसे हम आज तक ये सुनते आए हैं कि हमेशा पेशेंट है ना, जब उसको क्रोनिक डिसीज होती है, वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास है ना बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आता है, जब उसके पास उम्मीद बिल्कुल खत्म हो चुकी है। वो एलोपैथी से भी थक चुका होता है और होम्योपैथिक से भी। तो सर, आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ इमरजेंसी के केसेस में ही हम लास्ट में आयुर्वेदा को याद करते हैं? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि आयुर्वेदा में व्यक्ति उस समय में आता है जब वो सारी जगह से हार थक चुका होता है। बिल्कुल। लेकिन उस समय में जब वो आयुर्वेदा में आता है, वो ये किस होप के साथ आता है कि डॉक्टर कुछ चमत्कार कर देंगे। पहली बात तो किसी भी पैथी में कोई भी चमत्कार नहीं हो सकता। ठीक है। हर पैथी की अपनी एक लिमिटेशन है। मैं एलोपैथ को भी बुरा नहीं बोलता, होम्योपैथी को भी बुरा नहीं बोलता, कोई भी पैथी को मैं बुरा नहीं कहूंगा। हर पैथी की अपनी एक लिमिट है। लेकिन ये हम लोगों का एक ड्रॉबैक है आयुर्वेदा के लिए भी और आम जन के लिए भी, कि जब वो क्रॉनिक लेवल में बिल्कुल आ जाता है या आखिरी स्टेज में आ जाता है, तब वो आयुर्वेदा के पास आता है और ये समझता है कि आयुर्वेदा में कोई चमत्कार हो जाएगा। बहुत सारे डॉक्टर्स ने, चिकित्सकों ने आयुर्वेदा के बारे में ये भी फैलाया हुआ है कि आयुर्वेदा में हर चीज का इलाज है। नहीं, आयुर्वेदा में हर चीज का इलाज नहीं है। आयुर्वेदा में सुख साध्य, कृत साध्य, असाध्य 3 श्रेणियों में रखा हुआ है चिकित्सा को, कि ये आराम से ठीक होने वाली स्थिति में है। जैसे कि कहा जाता है सफेद दाग के बारे में, सफेद दाग अगर 1 वर्ष से पुराना हो गया हो तो वो सुख साध्य श्रेणी से निकटकर कृत साध्य श्रेणी में आ जाता है। यानी आप खान पान का आपको ध्यान रखना होगा, उसके साथ साथ चिकित्सा करानी होगी, तब भी वो मुश्किल से ठीक होगा। 5 वर्ष से यदि पुराना हो गया हो तो वो असाध्य श्रेणी में चला जाता है। ठीक है।
मैं ये तो नहीं कहता कि कुछ हो सकता है कुछ लोगों ने 5 वर्ष से पुराने सफेद दाग को ठीक किया हो, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि पैथोलॉजिकल गलत रिपोर्ट के कारण या व्यक्ति द्वारा रोगी द्वारा गलत इंफॉर्मेशन दी जाने के कारण हो सकता है उसको 4 साल से दिक्कत हो, 3 साल से दिक्कत हो, उसने कह दिया 5 साल से पुरानी दिक्कत है, और डॉक्टर ने वो ठीक यदि कर दी, उस पैथी से यदि ठीक हो गई, आयुर्वेदा से वो ठीक हो गई या होम्योपैथी से ठीक हो गई या प्राकृतिक चिकित्सा से ठीक हो गई, तो डॉक्टर कहेंगे लो जी हमने तो 5 साल से पुरानी दिक्कत ठीक कर दी है, तो गलत बोल के गए थे पॉडकास्ट में। तो ये भी इस बात समझने वाली है। तो जैसा कि आपका क्वेश्चन था कि लास्ट स्टेज में आता है, तो लास्ट स्टेज में आने के बाद यदि वो असाध्य श्रेणी में है तो वो ठीक होगी ही नहीं। आप समझिए जब शास्त्रों में लिखा हुआ है एविडेंस के आधार पर कि वो असाध्य है, ठीक नहीं होने वाली, तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो? तो जो लोग लिखते हैं कि ये असाध्य श्रेणी की बीमारी असाध्य श्रेणी में पहुंच चुकी है, तो ये एक तरह से छला जाना ही है पेशेंट को, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा, हाँ जी, उसको साफ बता दिया जाना चाहिए कि असाध्य श्रेणी में है। चिकित्सक वही अच्छा है, मतलब पेशेंट अपने मन लगती बात सुनना चाहता है। डॉक्टर को कई बार पता होता है कि असाध्य श्रेणी में है, लेकिन चूंकि पैसा लेना होता है तो झूठ बोल के उसको छला जाना ये अच्छा नहीं है। जीवन के साथ खिलवाड़ करना, उसको बता देना चाहिए कि सर मैं कोशिश कर सकता हूँ, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो सकती है, लेकिन संभावना ये है कि ये इतने दिन के मेहमान हैं, इतने दिन जिएंगे। जो एक 10 चिकित्सक बता भी देता है, चाहे वो एलोपैथ के चिकित्सक हो चाहे वो आयुर्वेदा के चिकित्सक हो। ठीक है। तो निशान सर एक चीज आपने देखी होगी कि है ना, हम कभी भी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं ना जब आयुर्वेदा का, तो कई सारे डॉक्टर्स है ना इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट लिखते हैं, गारंटेड इलाज 100% सही। तो क्या जब भी कोई यूज करता है गारंटी, तो आपको नहीं लगता ये बड़ा ही एक्सट्रीम वर्ड यूज कर रहे हैं? क्योंकि गारंटी तो आजकल कल की भी नहीं है। सर गारंटी जहां लिखा दिख जाए, हाँ, बस उस चिकित्सक को, उस डॉक्टर को, उस प्रोडक्ट को वहीं छोड़ देना चाहिए। अच्छा, आप अपने शरीर की खुद गारंटी नहीं रख पाए, आपने अपना शरीर बीमार कर लिया जो ईश्वर ने आपको दिया है, तो दूसरा व्यक्ति आपके शरीर की कैसे गारंटी ले लेगा? बिल्कुल। बहुत सारे रीजन होते हैं। दिल्ली से किसी दूसरे शहर में जाने में यदि 2 घंटे लगते हैं और रास्ते में जाम यदि लग गया तो क्या कर लोगे आप? क्या गारंटी रह गई? स्कूल में आप जाइए, फिर तो आपको वहां भी गारंटी मांगनी चाहिए। उस डॉक्टर से पूछना चाहिए जब आप स्कूल में गए थे, क्या स्कूल ने आपको गारंटी दी थी कि बच्चा आपका ऑफिसर बन जाएगा? एडवोकेट के पास आप जाते हैं, वहां गारंटी मिलती है कि आप केस जीती जाएंगे। स्कूल में आप फेल हो गए, आपको प्रिंसिपल साहब द्वारा बुलाकर थोड़ा सा लज्जित भी किया जाएगा कि आप बेटा पढ़े नहीं, आपको पढ़ना चाहिए था, आपको मैंने समय पे चेताया था, आपसे फीस भी पूरी ली जाएगी, और अच्छा कॉलेज या स्कूल होगा तो कह दिया जाएगा कि आप बच्चे को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दीजिए, एडमिशन दिला दीजिए। तो गारंटी जहां भी दिखे तो समझ लीजिए कि आपके साथ छलावा शुरू हो गया है। अच्छा, तो सर ये आपने बहुत बड़ी बात बोली है और काफी क्रेडिबल बात होती है कि जो आप सीधा कैमरे के सामने बोल रहे हो। सर क्रेडिबिलिटी से ही बात की जानी चाहिए। गारंटी जैसी चीज कुछ भी नहीं होती। शरीर में काल बदलते रहते हैं, प्रकृति बदलती रहती है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये कोई ऐसा छोटा मोटा शरीर का पुर्जा है जो खराब हो रहा है, वो कि बाजार में मिलता है कि चलो मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपने बाजार में से लाके वो डाल दिया और इतने दिन तो चली जाएगा। ठीक है। चाइनीज फोन से किस वजह से गारंटी नहीं होती? इसी वजह से नहीं होती कि उनको पता है उसकी क्वालिटी कैसी है। कैसे? मतलब आप सर गारंटी तो ये बड़ा बहुत बड़ा, मतलब वो लोग पढ़े लिखे तो हो सकते हैं, मैं उनको अनपढ़ भी नहीं कहता, लेकिन अधपढ़ कहता हूँ। अनपढ़ भी समाज के लिए ठीक है, पढ़ा लिखा तो चलिए है ही, लेकिन जो सबसे खतरनाक है वो अधपढ़ है। तो वो लोग पढ़े लिखे होने के बाद भी अधपढ़ों वाली बातें कर रहे हैं। आजकल तो मशीनरी जैसी जो मशीन्स होती है उन तक की वारंटी आती है, आप गारंटी दे रहे हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर देखो, सबसे बड़ी जो चीज़ आती है ना, जो डायलेमा बना हुआ है वो ये है एक्चुअली कि लोग आयुर्वेदा की तरफ इसलिए जाना नहीं चाहते स्टार्टिंग में, क्योंकि आपने देखा होगा कि एलोपैथी में ना जो भी मेडिसिन होती है उनके पीछे ना एक रिसर्च सेक्टर होता है कि भाई इतने पर्टिकुलर पब्लिकेशंस उन्होंने निकाले हैं, उनका इतने क्लाइंट्स और इतने पेशेंट्स पे उन्होंने ट्रायल किया, तो इतना की उन्होंने रिकवरी करी, और 50% से ऊपर की एफिकेसी होनी चाहिए किसी भी मेडिसिन की। ये US FDA नॉर्म्स कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। पर आयुर्वेद में ऐसे है नहीं। हाँ जी, क्योंकि आयुर्वेद में इनिशियली जो पहले के जो टेक्स्ट है उसी के बेसिस पे हम किसी का चिकित्सा करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि सबसे बड़ा इशू यही है कि पहले और आज में जिस तरह से चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक है, तो आयुर्वेद इतना सक्सेसफुल ना हो पाए? सर देखिए, ये बात आपकी बहुत हद तक ठीक है कि आयुर्वेदा में उस तरह के नॉर्म्स नहीं है, लेकिन यदि उस तरह के नॉर्म्स नहीं हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उसके नॉर्म्स बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल। वो जब आपको मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस मिलता है
या विभिन्न आपको उसका आयुष लाइसेंस मिलता है, तो वो नॉर्म्स आपको पूरे करने होते हैं। अच्छा, कोई कितने पूरा कर रहा है या बिल्कुल नहीं पूरे कर रहा, वो तो एक अलग बात है, वो डिबेटेबल मैटर है। ठीक है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आयुर्वेदा को लेके जितने मिथ्स लोगों के मन में हैं, या इस वजह से व्यक्ति कम आना चाहता है, या तो वो आना चाहता है कि आते ही चमत्कार हो जाए, अच्छा, और आते ही कोई चमत्कार नहीं हुआ, तो वो ऐसा नहीं है कि आयुर्वेदा स्लोपैथी है। आयुर्वेदा स्लोपैथी नहीं है। आप एलोपैथ के डॉक्टर के पास जाएं तो वो कहेंगे सर हाइपरटेंशन की दवा आप चाहे खाना खाना भूल जाए, पर हाइपरटेंशन की दवा मत भूलना। बिल्कुल। सर आप चाहे खाना खाना भूल जाए लेकिन इंसुलिन लगाना मत भूलना। तो वो भी अपनी जगह ठीक है, तो वहां भी उन्होंने पूरे जीवन भर के लिए आपको दवा खाने के लिए बोला ना। बिल्कुल। बट आयुर्वेदा में यदि आहार विहार के साथ, दिनचर्या के साथ, अनुपान भेद के साथ, आपको शहद के साथ लेनी है, दूध के साथ लेनी है, पानी के साथ लेनी है, गर्म पानी के साथ लेनी है, अगर सब चीजें प्रॉपरली फॉलो कर लेते हैं तो एलोपैथ से ज्यादा सक्सेस रेशियो है। लेकिन ये गलती हम लोगों की है, सब चिकित्सक भाइयों की है या कुछ चिकित्सकों की है, जिन्होंने ऐसा फॉल्स इंप्रेशन क्रिएट किया हुआ है कि 4 दिन 4 खुराक, 3 दिन 3 खुराक, दीवारें उन्होंने पोती हुई हैं। तो ये गलती पेशेंट की नहीं है, ये गलती हम लोगों की है। बिल्कुल। इस दिक्कत से, इस गलती से, इस डिलेमा से हम लोगों को एक दूसरे को हाथ पकड़ के बाहर निकालना पड़ेगा और एजुकेट करना पड़ेगा पेशेंट को कि आप इस बात को समझिए कि अगर ये जो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है, आयुष चिकित्सा पद्धति है, वो रोग होने के बाद रोग को ठीक करने की चिकित्सा पद्धति तो है ही, लेकिन रोग ना हो उसकी चिकित्सा पद्धति भी है। बिल्कुल। आयुर्वेदा में ना जितने भी डॉक्टर्स है बेसिकली, मैंने उनसे मुंह पे ये सुना है कि आपकी पूरी बॉडी है ना 3 चीजों पे चलती है, वात पित्त कफ। ठीक है, कि अगर इनमें इनबैलेंस है तभी आपको कोई ना कोई डिसीज होती है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है और ये किस बेसिस पे आप बात कर रहे हैं? सर ये तो बेसिस पे देखिए, आयुर्वेदा में जो भी है वो शास्त्रों के आधार पे होता है। ठीक है। और शास्त्रों में कुछ भी अनर्गल बात तो लिखी हुई नहीं है कि ऐसे भी लिख दिया। अगर आप कहें तो मैं बहुत सारी एग्जांपल्स इसके दे सकता हूँ। ठीक है। कि सपोज आपको रात्रि को भोजन नहीं करना चाहिए, 6 मतलब सूरज छिपने के बाद आपको भोजन नहीं करना चाहिए। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन जो आप यदि 9 बजे 10 बजे 11 बजे 12 बजे खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्लो हो जाता है। उस समय बॉडी अन्य भोजन को पचाने का, उसमें से जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स निकाल के बॉडी को देने का कार्य करती है। उस समय बॉडी का वो काम होता है। और आप उस समय बॉडी को दे रहे हैं भोजन तो पचाने के लिए, तो वो पचाएगा कब? तो क्योंकि उसको तो बाकी के कार्य करने हैं। तो जैसे कि एलोपैथ में बोला जाता है, एलोपैथ साइंस में बोला जाता है सर्काडियन रिदम। व्यक्ति को आपने देखा होगा कि व्यक्ति रात को सोया था जी, सोते सोते रह गया। डॉक्टर ने कभी कभी सारे जो जिनकी डेथ हो जाती है वो सबका तो पोस्टमार्टम होता नहीं, एक्सट्रीम केसेस में किसी रीजन की वजह से पोस्टमार्टम होता है, तो उसमें पाया जाता है कि इनको कार्डियक अरेस्ट हुआ या हार्ट अटैक हुआ। तो उसी वजह से आयुर्वेदा कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ताकि एक सर्काडियन रिदम होती है जो 3 से 4 बजे तक के बीच में सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होती है और वो पीक पर होती है। तो हार्ट पेशेंट के लिए या ऐसे व्यक्ति के लिए या ब्लड के सर्कुलेशन के लिए वो ज्यादा खतरनाक होती है। उस समय हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसी वजह से आयुर्वेदा में लिखा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, उसका ये फायदा होगा यदि परिवार के सारे व्यक्ति उठ गए तो व्यक्ति को अपनी दिक्कत को कहने का समय मिल जाएगा। और यदि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं 400 ml अष्ट प्रसरति, जिस समय सूरज पूरी तरह से उगाना हो, उग रहा हो, उसमें कहा गया है अष्ट प्रसरति 400 ml पानी पिए आप, नॉर्मल हल्का सा गर्म गुनगुना पानी, हल्का सा नमक डाल के, तो वो आपको कई प्रकार के लाभ देगा। आपने जितनी अपनी नमक की पूर्ति है पूरे दिन की उस समय में पूर्ति कर दी, उसके बाद आप कम नमक वाला भोजन ग्रहण कीजिए। अच्छा। तो आपके जो शरीर का सोडियम कैल्शियम चैनल है वो बिगड़ेगा नहीं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो आपके बॉडी को लाभ देंगी। तो ये एविडेंट बेस है ना, वही आयुर्वेदा कह रहा है, वही एलोपैथ कह रहा है, लेकिन उसकी शक्ल बदल गई, उसका तरीका बदल गया। निशांत सर, अभी आपने फूड के बारे में बात करी और आपने देखा होगा कि एक है ना बड़ा चलन चल गया आजकल, वो है इंटरमीडिएट फास्टिंग का। पर अगर हम पहले के बुजुर्गों को देखेंगे वो भी दिन में 2 बार खाते थे और 100 साल जीते थे। तो आपको नहीं लग रहा कि आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम दोबारा से पुराने प्रचलनों पे चलने शुरू कर दिया? सर पुराने प्रचलनों पे अगर हमने चलना शुरू कर दिया तो ये बहुत अच्छी बात है। आयुर्वेदा में सिद्धांत है दुय्यम भोजनम। अच्छा। पूरे दिन में 2 बार भोजन करना। और जो सुबह का भोजन है, ये जो नाश्ता शब्द है आयुर्वेदा में कहीं नहीं है। नाश्ता
अर्ध भोजन, अध भोजन, मतलब थोड़ा सा खाना। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग भी लोगों ने गलत तरीके से करना शुरू कर दिया कि 2 घंटे बाद थोड़ा सा कुछ खा लिया, फिर 3 घंटे बाद कुछ खा लिया। एलोपैथ वाले कुछ हमारे प्रिय डॉक्टर्स हैं, सम्मानित डॉक्टर्स हैं, वो भी अपने आयुर्वेदों में तो कहा कि अध्यशन, बिना पूर्व का भोजन किए पचे बिना अगला भोजन नहीं करना। तो सबसे उत्तम जो है वो 2 समय का भोजन होता है, द्वियम भोजनम। 2 समय का भोजन आप कीजिए, उसके बीच में आप हरित पेय यानी कोई काढ़ा, क्वाथ, चाय के रूप में जरूर ले सकते हैं। अच्छा। जैसे ग्रीन टी जिसको आधुनिक काल में बोला जा सकता है, तो ये बेस्ट है। मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग यदि आप कर रहे हैं तो ये आपकी बॉडी के स्रोतों को खोलने का कार्य करता है। जो आपकी बॉडी के स्रोत हैं, जैसे मल हुआ, मूत्र हुआ, जो आपकी बॉडी से निष्कासित होते हैं, स्वेद हुआ, पसीना हुआ। आप बहुत सारे लोगों को आजकल देख रहे हैं पसीना ना आने की दिक्कतें हैं, बिल्कुल। कि जी पसीना ही नहीं आता। गर्मियों में तो हम लोग एसी में रहते हैं, तो व्यायाम आदि करना, सर्दी में भी ऐसा व्यायाम करना चाहिए कि आपका पसीना निकले। ये तो है सर। तो ये आपको स्वस्थ रखने की चिकित्सा, मतलब स्वस्थ रखने का विज्ञान है, ना कि जब आपको बीमार हो जाए केवल उसको ठीक करने वाला विज्ञान। बिल्कुल। तो गुप्ता सर, आपने सुना होगा शायद 2016 में ना नोबेल प्राइज मिला था मेडिसिन में, जापान के डॉक्टर थे, ऑटोफेजी। तो उसमें ये बताया गया था कि हमारी बॉडी के पास ने इतनी पावर है कि वो पत्थर को भी गला सकती है। हाँ जी, हाँ जी। वो पत्थर को भी हजम कर सकती है। हाँ जी। बट उनकी एक रिक्वायरमेंट थी कि आप अपनी बॉडी को टाइम दो। पर आजकल जिस तरह से न्यूट्रिस्ट, डाइटिशियन ये क्या करते हैं कि बोलते हैं कि 2-2 घंटे में खाना खाओ। हाँ जी। तो आपको नहीं लगता कि 2-2 घंटे का जो खाना है ये हमें ज़्यादा बीमार कर रहा है? क्योंकि इट कैन लीड टू टाइप 2 डायबिटीज़, क्योंकि वो हर 2 घंटे में खाएंगे, वो आपका इंसुलिन लेवल आपके ब्लड में बढ़ाएगा, और ब्लड में बढ़ते बढ़ते और टाइप 2 डिसीज कर देगा आपको, डायबिटीज़। सर, इस बात को बिल्कुल लेमन भाषा में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। ये जो पद्धति है कि हर 2 घंटे में खाते रहिए, हर 2 घंटे में अगर खा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप पूरे दिन ही खा रहे हैं, दिन में भी खा रहे हैं, रात को भी खा रहे हैं, आप अपनी बॉडी से लगातार काम करा रहे हैं। आपकी बॉडी का, लीवर का, किडनी का, पेनक्रियाज का, छोटी आंत का, बड़ी आंत का, हर एक का एक सिस्टम होता है कि कौन सा आंतरिक अंग, कौन सा इंटरनल ऑर्गन कितनी देर काम करेगा, किसका क्या कार्य है, और उन सबको मैसेज मिलता है। हमारी ये जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं इन रिटर्न मैसेज देते हैं ब्रेन को, और ब्रेन मैसेज देता है इन अंगों को कार्य करने के लिए, सामंजस्य बना के कार्य करने के लिए एक दूसरे के साथ में। तो ये जो सपोज आजकल चलन चल रहा है कि 4-5 लीटर पानी पी लिया, कहाँ लिखा हुआ है भैया आयुर्वेद में 4-5 लीटर पानी पीना? आपकी जो किडनी पानी को छानती है वो इकट्ठा पूरे 4-5 लीटर पानी को नहीं छानती, वो बूंद 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 करके पानी को छानती है। आपने 4-5 लीटर बॉडी को पानी यदि दे दिया तो आपका वो कितने टाइम लगेगा किडनी को पचाने में? इसी वजह से जो किडनी की कार्य प्रणाली है वो आज के समय में गलत तरीके से भोजन करना, गलत तरीके से पानी पीना, इसी वजह से बाधित होती जा रही है। इसी वजह से किडनी फेलियर के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा। केवल पानी पीना उसका कारण नहीं है, स्ट्रेस भी उसका कारण है। तो आप ये कह सकते हो किसी भी चीज का हमें यूज करना, उसका अब्यूज नहीं करना। हाँ जी, बिल्कुल ना, एग्जैक्टली। क्योंकि कहते हैं कि 4 लीटर पियो, 3 लीटर पियो, तो आपको नहीं लगता कि सर इट डिपेंड्स ऑन बॉडी फिजिक, कि आपका वेट कितना है, कितनी आपकी हाइट है, उसके हिसाब से हम किसी की डाइट को प्रेस्क्राइब करें, रादर देन कि एक पे जो चीज किसी ने काम की है तो वो सब पे काम कर जाएगी? सर देखिए, थंब रूल तो नहीं होता किसी भी चीज का कि, लेकिन एक एवरेज निकाला जाता है। हाँ। ये जो वीडियोस में भी चीजें हम लोग बताते हैं वो एक एवरेज के आधार पे बताते हैं कि भाई अगर 2 लीटर होना चाहिए तो 1.5 लीटर पी लीजिए, लगभग सही रहेगा। लेकिन अगर किडनी वाला पेशेंट है, अगर पानी बॉडी को डिटॉक्स कर सकता, तो जब व्यक्ति की किडनी फेल हो जाती है तो उसका पानी क्यों कम करा दिया जाता है? उस समय तो कम पानी पीना डिटॉक्स करेगा आपकी किडनी को, ज्यादा पानी पीना डिटॉक्स नहीं करेगा। तो पानी पीना डिटॉक्स करना जैसी कोई चीज नहीं होती कि ये करने से डिटॉक्स हो जाएगा। लोग हमसे पूछते हैं, हम भी बता देते हैं कि चलो यार कुछ ना करने से कुछ तो अच्छा है, कुछ तो ये करेंगे। ये काली चाय पीते हैं, काली चाय इनकी छूट जाएगी इस बहाने। जिस समय पे काली चाय पीते हैं उस समय पे इनको ग्रीन टी पे लगा दो, हरित पे जिसको हम बोलते हैं उस पे लगा दो, वो पी लेंगे। तो उनको कह देते हैं भाई इससे डिटॉक्स हो जाएगी। लेकिन डिटॉक्स करने के लिए बॉडी में कोई बटन नहीं होता कि वो आंतों में, लीवर में, किडनी में लगा हुआ है कि वो जाके दब जाएगा और बॉडी वो मलमूत्र द्वारा आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है। वो एक ऑन गोइंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है। वो आपको आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य
इन 3 स्तंभ के आधार पे डिफाइन होता है कि आपकी बॉडी कैसे डिटॉक्स होगी। ठीक है। तो सर डिटॉक्स के बारे में बात अगर हम कर रहे हैं, तो आज जो हमारी ऑडियंस आपको देखेगी, तो आज आप 15 साल का जो आपके पास एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, आप एक सिंपल सा रूटीन बता दो आज हमारे ऑडियंस को, ताकि उनकी बॉडी डिटॉक्स हो सके और उनको ज़्यादा एनर्जेटिक फील हो और उन्हें लगे कि हाँ अब मेरी बॉडी अच्छे से काम कर रही है। सर सबसे इसका थंब रूल यही है कि आप सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करें, जिस समय सूरज पूरी तरह से उगा ना हो, उग रहा हो। आजकल तो गूगल आदि पे सूरज उगने का समय इजीली अवेलेबल है। ठीक है। न्यूज़पेपर, पहले न्यूज़पेपर में आता था, न्यूज़पेपर तो आता नहीं है। सिर्फ आप कोशिश करें 14 दिन के लिए, 2 हफ्ते के लिए काम करने की, मेरे कहने से। उसके बाद आप चाहे सोना, कोई दिक्कत नहीं, अपनी नींद पिछले 14 दिनों की पूरी कर लेना। और मैं गारंटी लेता हूं इस बात की, मैं गारंटी किसी दवा की नहीं लेता। अच्छा। लेकिन आपके आधार पे यदि आप सब लोग मेरा साथ देंगे, तो ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप उठते हैं, तो क्या होगा, आपकी बॉडी में बहुत सारे अलग अलग तरह के चेंजेस आने शुरू होंगे। और आपको यदि उपलब्ध है, आपके बाथरूम में शार लगा हुआ है, यानी फव्वारा नहाने वाला लगा हुआ है, उसमें नहाइए ठंडे पानी में, भले ही कितनी भी सर्दियां हो। एक बार को तो आपको ठंड लगेगी, लेकिन जब आपकी बॉडी शिवर करती है, शेक करती है, तो एक ब्लड सर्कुलेशन आपकी बॉडी में थोड़ा सा तेज होता है। और जो जो लोग कहते हैं कि नसें मेरी ब्लॉक है, आजकल जो दिक्कत है कि नसें कमजोर हो गई, तो ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड का फ्लो उस लेवल पे आ जाएगा। एक बॉडी के अंदर जो थर्मोस्टेट होता है वो भी एक्टिव प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। एक काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये साम्य अवस्था में आपकी बॉडी के अंदर आ जाएगी। ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाएगा। जिन लोगों को हाइपरटेंशन की दिक्कत है वो कम होने लगेगी, सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ठंडे पानी में नहाने से। ठीक है। पहला तो काम ये करना है। उसके बाद आप केवल लीजिए हरित पेय, ग्रीन टी, जो भी आप लेना चाहते हैं वो ले लीजिए। हम भी बनाते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा हमसे मंगा लीजिए, बट हमसे मंगाना चाहते हैं हमसे मंगा लीजिए। उसके बाद आप भोजन कीजिए 11 बजे। ठीक है। और वो भरपेट भोजन कीजिए, जो आप उस समय में खाना चाहते हैं वो खाइए। लेकिन यदि उसमें भी आप मेरे कहने से जौ की रोटी लेना शुरू करते हैं, सब्जी में आप केवल कुंदरू लेते हैं, परवल लेते हैं, कोई फली जो विंटर्स में आती है, सेम की फली, ग्वारे की फली, वो आप लेते हैं, वो लीजिए। और 1 गिलास आप छाछ का लीजिए, हल्दी डाल के या सीतोपलादी चूर्ण डाल के। हल्दी तो डालनी है, सीतोपलादी चूर्ण आप डाल लेंगे तो बहुत अच्छा। और छाछ जो बना हो वो वाला छाछ ना हो जो मार्केट में किसी कंपनी का मिलता है। आप 1 किलो 1.5 किलो एक्स्ट्रा दूध लेना शुरू कीजिए। उसको घर में अपनी मम्मी से, बहन से, वाइफ से उसको कहिए, आजकल तो हैंडशेकर आते हैं, उसमें पानी डालिए, मक्खन उसमें से जितना अलग हो सकता है वो अलग कीजिए। और वो बिल्कुल पतला होना चाहिए, गाढ़ा मत छाछ नहीं होना चाहिए। छाछ बोलते ही उसको है, बिल्कुल पतला। ठीक है। उसके साथ आप रोटी खाइए जो कि पेट भर के, और फिर शाम को खाना खाइए 6 से 7 बजे तक। ठीक है। आपको यदि बीच में लगता है कि शुरू में कि नहीं मुझे तो भूख लग रही है, भूख बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, तो आप गर्म पानी में डली हुई सब्जी, आप यदि ऑफिस में काम करते हैं, दुकान पे बैठते हैं, आपके लिए पॉसिबल ये नहीं है, तो भैया सुबह को घर से तैयार करा के लेके चले जाइए। पानी उबला हुआ, उसमें आप, इसके बीच में मैं एक बात जरूर कहूंगा कि सलाद जो चलन है आधुनिक साइंस में, आधुनिक काल में, वो बिल्कुल गलत है। अच्छा। सलाद आपकी बॉडी को बीमार करता है। स्प्राउटेड फूड्स, अंकुरित चना केवल वो व्यक्ति खा सकता है जिसका अग्नि बल बिल्कुल प्रबल हो। अच्छा। जिसको भूख खूब लगती हो और किसी विशेष कारण से उसको आयु चिकित्सक कह दें कि आप स्प्राउटेड फूड्स ले लीजिए, तब आप उस समय में ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते। उसके पीछे कारण ये है कि बॉडी को 45 मिनट का समय चाहिए होता है भोजन को पचाने में। ठीक है। तो पहले तो आप उसको कच्चा भोजन दे रहे हो, सैलेड दे रहे हो, पहले तो बॉडी को उसको पकाना पड़ेगा, उसके बाद पचाना पड़ेगा। बॉडी के पास 45 मिनट का समय है, वो उसको पकाने में समय लगा देगी तो पचाएगी कब? तो इस वजह से सैलेड उन लोगों के लिए अच्छा होता है केवल जिनका अग्नि बल बहुत ज्यादा प्रबल हो और जिनकी बॉडी में पंच महाभूत में से अग्नि तत्व को बढ़ाना हो। पित्त किसी का बढ़ा हुआ है तो आप उसको सैलेड खिलवा दीजिए, जल तत्व बढ़ जाएगा, पित्त कम हो जाएगा। अग्नि जो होती है ना, पंच महाभूत होते हैं, तो उसमें से अग्नि कम हो जाएगी, वाटर कंटेंट बॉडी का बढ़ जाएगा और वायु का बढ़ जाएगा, तो आपका अग्नि बल कम होके आपकी पित्त की दिक्कतें खत्म हो जाएगी। लेकिन जो ये चलन है कि सलाद खानी है, सलाद में आप कौन सा खा सकते हैं चीज? केवल खीरा,
जिसकी सब्जी नहीं बनाई जा सकती, ककड़ी जिसकी सब्जी नहीं बनाई जा सकती, और मूली, हालांकि लोग मूली की भाजी बनाते हैं, लेकिन मूली जो सृष्टि में आया था वो इसी कारण से आया था कि आप उसको कच्चा खाया जाना चाहिए। सुबह के समय में यदि आप उसको खाते हैं तो उत्तम रहती है, दोपहर के समय में यदि आप उसको खाती हैं तो वो चांदी की तरह हो जाती है, सुबह में खाते हैं तो सोने की तरह हो जाती है। तो चीज़ों को ब्रीफ कर देता हूँ, कंसाइज कर देता हूँ। जो लोग किसी भी तरह से अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ठंडे पानी में नहाएं, 11 बजे से पहले 9-10 बजे हरित पे ले लें। योगा आदि आप करना चाहते हैं तो बेस्ट है। 11 बजे आप भरपेट भोजन कर लें पतले से छाछ के साथ। बीच में आपको भूख लगती है तो एक मूंग की दाल का पापड़, ठीक है, तवे पे भुना हुआ, घी में सेका हुआ नहीं, तवे पे भुना हुआ, या फिर आजकल घरों में माइक्रोवेव भी है। इतनी बारीकी में नहीं घुसेंगे कि माइक्रोवेव भी यूज नहीं करना चाहिए, आदमी फॉलो नहीं कर पाएगा। रात का जो भोजन है रात्रि का वो 6-7 बजे के बाद आप ले लें। आपने सुना होगा अक्षय कुमार जी को, इसी वजह से वो कहते हैं मैं 6 बजे के बाद नहीं खाता, मैं अपनी रसोई साथ लेके चलता हूँ। तो क्या लोग वो पागल है? ऐसा करते हैं, फॉलो कर, इसका ये कारण है। तो डिटॉक्स बॉडी को करने का यही प्रॉपर तरीका है। 14 दिन आप कर लीजिए, 15वें दिन आप ये कहेंगे मैं तो यही करूंगा। ठीक है। पर गुप्ता सर, एक है ना कंट्राडिक्शन इस चीज में। जैसे आपने कहा कि सुबह उठ के ना ठंडे पानी से नहाओ, पर अभी ना थोड़े दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में ये मेंशन था कि अगर आप एकदम से अपनी बॉडी पे ठंडा पानी डाल लोगे और सुबह नहाओगे, क्योंकि आपकी बॉडी है ना टेम्परेचर रेगुलेट करती है कि हमारी बॉडी किस टेम्परेचर पे अपने आप को चला सकती है। तो अगर वो टेम्परेचर उससे नीचे जाया तो चांसेस ज़्यादा कि आपकी बॉडी या तो पैरालाइज हो जाएगी, आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि ये तो रिसर्च पेपर आया है। हाँ, बिल्कुल एकदम सच्चाई है। हाँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन पुट अप किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बताना भूल गया था, ये जो ठंडे पानी से आपको नहाना है, सबसे पहले आपको डालना है अपने पाँव के ऊपर, ठीक है। फिर उस ठंडे पानी को लेकर अपने पेट पर मलना है, वक्षस्थल पर मिलना है, और उसके बाद थोड़ा सा पानी लेकर अपने सर पर डालना है। ठीक है। उसके बाद आपको शार के नीचे जाना है। अच्छा जी, ये सही तरीका है नहाने का, जो मैंने अपनी बात पूर्व में कही है। यदि आप सुबह में नहा के अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं और उस पद्धति पे चलना चाहते हैं तो सही तरीका ये है। पर सर एक चीज बताओ ना, कि जैसे एट अ टाइम पे हम बाहर का टेम्परेचर देख रहे हैं वो 6 से 7 डिग्री के आसपास रहता है ठंड में। हमारी बॉडी अपने आप को एक एक कहते हैं कि 1% पे आपकी एक इक्विलिब्रियम पे आपकी हीट होनी जरूरी है। अगर वो हीट का एक्सेस का लॉस हो गया तो आपकी डेथ हो जाएगी। बाहर का टेम्परेचर भी लो है और अंदर भी हम इतने एक्सट्रीम ठंडे पानी से नहाएंगे तो आपको नहीं लगता कि ज़्यादा फायदे से ज़्यादा इफेक्ट दे जाएगी? ये आप जो मेरा पॉड कर रहे हैं ये इस समय कर रहे हैं बिल्कुल एक्सट्रीम सर्दियों के समय में, शीतकाल के समय में। तो ये शीत जरूरी नहीं है कि आप इसको शीतकाल में करें। इसीलिए कहा गया है कि जब आप सुबह को सोकर उठते हैं तो आपको एकदम से उठना नहीं है, आपको बैठे रहना है बेड पर, ताकि एक बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम लेवल पर आ जाए, जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाए, और उसके बाद नित्य कर्म से निवृत्त होके, यानी आप फ्लश आदि जाके, उसके बाद ब्रश आदि करके, उसके बाद आप नहाते हैं। लेकिन ये मैं भी कहूंगा कि आजकल का खान पान, आजकल की आदतें, आजकल का जीवन काल उस तरह का नहीं रह गया है कि इतनी ज्यादा सर्दियों में व्यक्ति ये कार्य कर सके। तो थोड़ा सा और समय निकल जाए, फरवरी आदि के समय में, मार्च आदि के समय में इस पद्धति को आराम से किया जा सकता है, इस आदत को आराम से निभाया जा सकता है। क्योंकि सर मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये था क्योंकि हम है ना भेड़ चाल की रूप चलते हैं। हाँ जी, कि अगर कोई एक कर रहा है, जैसे हम कई क्रिएटर्स ऐसे देखते हैं कि ठंडे पानी की बर्फ की सिल्ली ले लिया, उसमें वो डुबकी लगा रहा है ठंड में, जबकि पर उनको ये नहीं पता है कि ये आपको रील के चक्कर में आपकी रियल लाइफ खराब कर देगा। हाँ, रियल लाइफ का ठीक है, क्योंकि एक टेम्परेचर होता है, उसी टेम्परेचर के बेसिस पर हमने अपने बॉडी को रेगुलेट करना है। तो मुझे लगता है कि ठंड के समय में हम थोड़ा सा अपने आप को रेगुलेट करें। जी हाँ जी। और जब ये जो टेम्परेचर जो कहते हैं सुहाना टेम्परेचर, फरवरी से लेके और अक्टूबर तक हम इसको कर सकते एग्जैक्टली, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही है। क्योंकि आपने मुझसे क्वेश्चन पुट अप किया, एक हमें अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कैसे कर सकते हैं, तो मैंने उसका बिल्कुल स्पेसिफिक जवाब दे दिया। आपने अगला क्वेश्चन पुट अप किया, आपको मैंने धन्यवाद इसी वजह से किया क्योंकि एक क्वेश्चन को लेकर हम इतना लंबी चर्चा पॉसिबल नहीं होती प्रैक्टिकली। तो आपका इसके लिए धन्यवाद है। फरवरी से लेकर अक्टूबर तक ही हमें ये करना चाहिए, नवंबर तक भी किया जा सकता है। और इसमें भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो उन सब चीजों पे अगर हम डिस्कशन करेंगे तो बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा। तो ये ही हमें ऐसे ही करना चाहिए। तो सर एक चीज बताओ, आज तो ठंड चल रही है और आपने एक मिथ देखा होगा कि लोगों को कहा जाता है कि ठंड में ना आप च्यवनप्राश खाओ, पर मैं पूरे साल च्यवनप्राश खाता हूँ क्योंकि उसमें आंवला का कंटेंट ज़्यादा रहता है, तो वो इम्यूनिटी के लिए अच्छा रहता है।
तो आप ये आज मिथ तोड़ना चाहोगे कि सिर्फ एक पर्टिकुलर सीजन की ना होके आप पूरे साल खा सकते हैं? सर च्यवनप्राश तो पूरे साल खाया ही जाना चाहिए। अच्छा। च्यवनप्राश का कोई अर्थ ये नहीं है कि ये कोई ऐसा प्रोडक्ट है कि इसको खा लो और इससे ठंड खत्म हो जाएगी। अच्छा। ठंड तो खत्म होती है, लेकिन च्यवनप्राश का जो बेस्ड है वो आंवला है। आंवला होता है शीत प्रकृति का, शीत वीर्य होता है। तो च्यवन ऋषि ने जब इसकी इजाद की थी तो बहुत सारे लोगों के मन में ये भी भ्रांति है कि इसमें 54 जड़ी बूटियां डलती है, इसलिए इसको च्यवनप्राश बोला जाता है। अच्छा। च्यवनप्राश का 54 जड़ी बूटियों से नहीं है, च्यवन ऋषि ने इसका इजाद किया था, इसलिए इसको च्यवनप्राश बोला जाता है। और च्यवनप्राश कोई ऐसा पदार्थ नहीं है कि इसको खा के गर्मी आ जाएगी, इसलिए इसको सर्दियों में ही खाया जाना चाहिए। लेकिन ये मिथ चल पड़ा है, भेड़ चाल जिसको आप कह रहे थे कि ये सर्दियों में खाया जाए। हमें बहुत सारे लोग कहते हैं हमारा च्यवनप्राश है, बाकी च्यवनप्राश के नाम से बिल्कुल शास्त्रों की विधि से हम बनाते हैं। अच्छा। कि सर देख लो आपके च्यवनप्राश की डिमांड बहुत ज्यादा रहती है, तो क्या हमें जल्दी मिल सकता है? फिर 10 दिन बाद हम क्या करेंगे? हाँ। फिर हमें कहना पड़ता है भैया पूरे वर्ष भर खाया जाना चाहिए, बशर्ते कि वो शास्त्रों की विधि से बना हो। अच्छा। तो शास्त्रों की विधि से यदि च्यवनप्राश बना हुआ है तो वो पूरे वर्ष भर खाया जाना चाहिए। च्यवन ऋषि इसको खाने के बाद निरोगी हो गए थे, युवावस्था में पुनः पहुंच गए थे। ऐसा नहीं है कि वो मतलब 70 साल से 20 साल के व्यक्ति जैसे हो गए थे, 50 साल उम्र उनकी बढ़ गई थी, तो वो ऐसे ही कहा जा सकता है कि वो 20 साल की व्यक्ति की तरह हो गए थे, 18 साल की युवा की तरह हो गए थे। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि च्यवनप्राश जो आप खा रहे हो, आप लोग 80% लोग कहते हैं कि जी हमने तो च्यवनप्राश खाया, हमें तो खा के कुछ नहीं लाभ हुआ, आपके च्यवनप्राश से भी क्या लाभ होगा? तो सर आप 300-400 रुपए किलो वाले जो च्यवनप्राश खा रहे हो, आप ये तो देखिए उसकी जो इफेक्टिव कॉस्ट है जब वो कंपनी में बना होगा, क्या कितने रुपए किलो की उसकी कॉस्टिंग आई होगी। कंपनी को बना, कंपनी ने उसमें बॉक्स भी लगाया, कंपनी ने उसमें स्कीम भी दी, कंपनी ने उसका ऐड भी कराया, और बहुत सारे खर्चे उसमें सम्मिलित हो जाते हैं, टैक्सेस वगैरह। और वो उसके बाद सुपर स्टॉकिस्ट के पास गया, उसके बाद स्टॉकिस्ट के पास गया, उसके बाद रिटेलर के पास गया, उसके बाद कस्टमर के पास गया। तो कितने सारे लोगों को तो उसमें मार्जिन सम्मिलित हो गया, उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आई, उसमें पैकेजिंग कॉस्ट भी आई, उसमें ऐड का खर्च भी आया। बिल्कुल। तो जो 300, 400, 500 रुपए किलो वाले च्यवनप्राश है, इनकी इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो 60-70 रुपए किलो, 40 रुपए किलो की आती है। तो अब सोचो च्यवनप्राश के नाम पे आपको क्या मिल रहा है, बिल्कुल आपको क्या लाभ होगा, क्या उससे असर आएगा? तो सर एक चीज बताओ, जो मैं अभी आपको बोल रहा था कि पूरे साल च्यवनप्राश खाता हूँ, क्या मैं ठीक लाइन पे हूँ? हाँ आप ठीक लाइन पे। डिपेंड ये करता है आप कौन सा च्यवनप्राश खाते तो सर मैं तो आपकी कंपनी का खाता हूँ, मैं दिखाऊंगा अभी, देखो आप मेरे पास है भी वकाई। तो सर आज आप आई गए हो तो इस पे बात कर लें थोड़ी सी, हो, जैसा आप चाहें। तो सर ये बताओ कि मैंने है ना आपका च्यवनप्राश खा के देखा था, इसमें टेस्ट तो है ठीक है, और मुझे लगा कि हाँ फ्रेशनेस है। तो आप इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट ऐसे यूज करते हो जिससे आपको लगता है कि आपका बेस्ट है? सर हमारा बेस्ट नहीं है, हमारा जैसा जो च्यवनप्राश है और भी इंडिया की कई कंपनी बनाती हैं, ठीक है, बट हमारा फिलहाल जो है वो 1480 रुपए का 900 ग्राम है। ठीक है। और उसमें खास बात यह कि हम उसका सोने का वर्ग उसके साथ अलग से देते हैं, ताकि जो लोग सोना चांदी च्यवनप्राश के बारे में बोलते हैं वो सोना चांदी उनको कैसे पता कि उसमें है या नहीं है। तो हम वर्क अलग से देते हैं कि अपने हाथ से मिलाइए। एक तो इसकी ये खास बात है। दूसरी खास बात ये है कि हम इसको गिर गाय के देसी घी में बनाते हैं। अच्छा। आप इसमें से इतनी सर्दियों में यदि च्यवनप्राश निकालेंगे, पाम्स के बीच में यदि आप रोल करेंगे तो वो टॉफी कैंडी की तरह हो जाएगा, गोली बन जाएगी। बच्चों को भी आप टॉफी की तरह खिला सकते हैं, ये उसकी दूसरी खास बात है। और तीसरी इसकी खास बात यह है कि आज भी अष्टवर्ग बहुत दुर्लभ होने के बाद हम न जाने कहां कहां से, अष्टवर्ग में 8 चीजें होते हैं, रिद्धि सिद्धि जीवक ऋष्वक मैदा मामेदा काकोली क्षीर काकोली। ठीक है। तो कभी कोई हमें काकोली नहीं मिली, कभी क्षीर काकोली मिल गई, तो प्रतिनिधि द्रव्य उसका ऑप्शनल प्रोडक्ट हमने डाल दिया जो कि शास्त्रों में लिखा हुआ है। लेकिन आज भी हम कोशिश करते हैं कि जब मिल जाए तो आठों के आठों इंग्रेडिएंट्स अष्टवर्ग वाले इसमें डालें, नहीं मिल रहे हैं तो उनके प्रतिनिधि द्रव्य डालें, लेकिन उनका प्रभाव उतना ही आएगा। पंचलोचन हम इसमें 4,500 रुपए किलो का डालते हैं प्रक्षेप द्रव्य के रूप में। जब ये बन जाता है ऊपर से इसमें इलायची डाली जाती है छोटी, और बंसलोचन डाला जाता है प्रक्षेप द्रव्य के रूप में। और एक बाकायदा हमने घुटाई वाली मशीन खैर अब तो मंगा ली है, वो जैसे घुटाई हाथ से पहले की जाती थी उसी तरह से इसकी घुटाई होती रहती है, तब इसमें प्रक्षेप द्रव्य मिलाए जाते हैं। इसी वजह से इसमें देसी घी की जो सुगंध है वो मेंटेन रहती है। बहुत सारे लोग कह देते हैं जी आपने इसमें एसेंस लगाया हुआ है, तो उसका कारण यही है कि इसमें कोई एसेंस नहीं है। डंके की चोट पे कहता हूँ, कहीं भी इसको चेक करा सकते हैं। और इसके अलावा इसका लाभ इसी वजह से मिलता है
कि इसको हमने उसी पद्धति से बनाया हुआ है जैसा कि शास्त्रों में लिखा हुआ है। बिल्कुल। हम इसको 1480 रुपए का 900 ग्राम दे रहे हैं फिलहाल, और बाकी जो कंपनीज हैं जो हमारे समकक्ष च्यवनप्राश बनाती हैं वो 8,500 रुपए किलो तक बेचती है। अच्छा। और यू वुड बी सरप्राइज टू नो, एक महाशय जी तो ऐसे हैं कि वो अपने च्यवनप्राश को 1.5 लाख रुपए किलो बेच रहे हैं, कह रहे जी इसमें हीरे की भस्म है। और किसको पता हीरे की भस्म नहीं है, शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा वो च्यवनप्राश में हीरे की भस्म डल जाती है। उसको कहते हैं योग भ्रंश हो जाना। आज मैं ये भी बात ओपनली बता दे रहा हूँ, वो योग भ्रंश है। सिर्फ ये है कि 1.5 लाख रुपए किलो रख लो, 1 लाख रुपए किलो रख लो, 50,000 रुपए किलो रख लो, कोई तो ले ही लेगा। बिल्कुल। क्या एक भी बिक गया पूरे महीने का उसमें निकल के उनकी कोस्ट से। सर ये तो मतलब ये आप ये लगा लो कि मार्केट में तो है ना बड़ा ही फ्रॉड चल रहा है। फिर सर फ्रॉड भी नहीं कह सकते, फ्रॉड इसलिए नहीं कह सकते हैं कि आप इसको क्लेम कर रहे हैं कि हमारा, हाँ फ्रॉड ये जरूर है कि उसमें जो चीज नहीं है आप वो कह रहे हैं। क्योंकि आप ये मानो ना कि देखो हर, मेरे को लगता है कि हर एक चीज बनाने का ना एक तरीका होता है। मिलाने को तो हम 100 चीजें मिला दे, हाँ, बट आपको नहीं लगता कि जो रियल एसेंस होता है किसी भी चीज का वो उसको खो देता है फिर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हाँ हाँ। तो ये है कि आप अलग से किसी चीज को ले सकते हो बट उसकी जो निखार है आप उसको खत्म मत करें। हाँ जैसे कि आजकल फूड ब्लॉगर्स बन रहे हैं, कहीं पे आके ओए होए ओए होए बटर अमूल इतना बटर ऊपर से और डलेगा बटर, फिर और तीसरी बार डलेगा, तो क्या करेगा वो। सर एक चीज और बताओ, आजकल है ना मार्केट में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ऐसे बहुत हैं जो फेक हैं, तो जो नॉर्मल ऑडियंस है वो कैसे सही और गलत में फर्क करे। देखिए सर, वैसे तो आजकल आपने देखा होगा कि एलोपैथ में भी एक अभी पूरा का पूरा बहुत बड़ा बंडा फोड़ हुआ है, पूरा का पूरा स्कैंडल चल रहा था कफ सिरप को लेके। बिल्कुल। ऐसे तो उनके पास भी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस था, सारे नॉर्म्स उन्होंने भी वैसे तो पूरे किए हुए थे, लेकिन बैकडोर में वो क्या चला रहे थे वो किसी को नहीं पता। तो व्यक्ति आइडेंटिफाई कैसे करे ये तो उसके विवेक पर डिपेंड करता है। बस उसको ये आइडेंटिफाई देखने की जरूरत है कि जिस सोर्स से मेरे पास प्रोडक्ट आ रहा है उनकी कितनी क्रेडिबिलिटी मार्केट में है, वो कितने दिनों से टिके हुए हैं, कितने दिनों से जमे हुए हैं, अपना किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत होती है क्या वो हमें प्रॉपरली उस बात को एड्रेस करते हैं या नहीं करते हैं, कितनी क्रेडिबिलिटी से वो उस बात को कह रहे हैं। तो इन चीजों से पहचान हो जाती है। ठीक है। जैसे कि हमारा फेसबुक प्रोफाइल है यदि मैं कहूँ, या इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है, दोनों पर ब्लू टिक है। लोग कह देते हैं जी साहब फेसबुक और इंस्टाग्राम तो पैसे लेके ब्लू टिक देती है। तो ये बात को इस एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि वो पैसा तो लेती है लेकिन पैसा लेके हर एक को नहीं देगी वो ब्लू टिक देगी। उसकी क्रेडिबिलिटी व्यक्ति की यदि है, सारे क्रेडेंशियल्स उन्होंने पूरे किए हुए हैं, सारे नॉर्म्स उन्होंने पूरे किए हुए हैं, तो उसके बाद ब्लू टिक मिलता है। बिल्कुल सर। तो इसी तरह से ये जो चीजें हैं, आपने दवा वगैरह के बारे में पूछी, तो इसमें यही समझने की जरूरत है कि व्यक्ति अपनी बात को, जो सामने बैठ के उसके पीछे लोग हैं वो अपनी बात को कैसे एड्रेस करते हैं, वो क्या लगातार जनता के साथ जुड़े हुए हैं, तो इन चीजों से समझ आ जाता है। बिल्कुल सर। एक चीज बताओ, लाइफ का कोई ऐसा इमोशनल मोमेंट बताओ इतने सालों में आपने कभी फील किया हो और आपको लगा हो कि हाँ आयुर्वेदा ने उस आदमी को बचा लिया। सर ऐसे हमारे पास बहुत सारे किडनी वाले पेशेंट्स आते हैं। अच्छा। किडनी पेशेंट्स को लेके बाकी पैथी वाले लोगों ने बहुत मिथ फैलाया हुआ है कि अपने प्रेस्क्रिप्शन पैड पे भी लिखवाने लगे कि चूरन चटनी खाए हुए पेशेंट्स हमारे पास ना आए। अच्छा। लेकिन आयुर्वेदा में किडनी पेशेंट्स का वृक्क कर्मण्यता के नाम से एक विषय आता है, उसका पूरा अलग से सब्जेक्ट है, कह लीजिए आम लोगों को समझाने के लिए, कि वृक्क मीन्स गुर्दा, अकर्मण्यता मीन्स निकम्मापन, गुर्दे का निकम्मापन। व्यक्ति की जब किडनी फेल हो जाती है उसकी किडनी को कैसे रिवाइव किया जाता है, नेफ्रॉन्स को कैसे रीएक्टिवेट किया जा सकता है, उसका पूरा का पूरा व्याख्यान है आयुर्वेदा में। अच्छा। और उसी के आधार पे हमने ऐसे बहुत सारे लोगों की चिकित्सा की है कि जो 7, 8, 10 डायलिसिस भी करा चुके थे और वो डायलिसिस से बाहर आ गए और 10-10 साल से, 12-12 साल से वो चल रहे हैं, हालांकि वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुए। अच्छा। मैं इस बात को एड्रेस कर रहा हूं कि किडनी को पूरी तरह से रिवाइव नहीं किया जा सकता। ठीक है। लेकिन हाँ, इस स्थिति में शुरुआती स्तर में ही यदि किडनी फेलियर का पेशेंट एक अच्छे चिकित्सक के पास चला जाए और अपनी किडनी फेलियर का, लीवर फेलियर का कठिन जो दिक्कतें हैं, जैसे आईबीएस का एलोपैथ में बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट नहीं है, तो आयुर्वेदा में उनका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है। इसी तरह से किडनी वाले बहुत सारे पेशेंट्स आज भी चल रहे हैं। उनको समय समय पर दवाएं तो खानी पड़ती हैं, कभी कभी उनको एलोपैथ का भी सहारा लेना पड़ता है क्योंकि वो हमारे शहर से दूर बैठे हुए हैं, तो वो चल रहे हैं बिना किसी बहुत भारी भरकम दवा के। आहार विहार उनको फॉलो करना पड़ता है पूरा स्ट्रिक्ट लेवल पे, जैसे नमक कितना खाना है, हफ्ते में कितनी बार आप पनीर ले सकते हैं, कितना पानी पीना है, पानी आपने ज़्यादा पी लिया,
आप शादी ब्याह में कहीं पे पार्टी में चले गए तो क्या आपको खाना पीना है, तो उन सब चीज़ों का हम उनको कहते हैं कि कल को आप ये कर लेना, कल को आप इस चीज़ का ध्यान रखना। और रही बात कि आप पॉड से पहले भी मुझसे एक बात पूछ रहे थे कि आप उस व्यक्ति के लिए कर सकते थे लेकिन आपको अफसोस हुआ कि आप कर नहीं पाए। तो बस इसी तरह के लीवर फेलियर और किडनी फेलियर के पेशेंट हमारे पास होते हैं कि वो शुरुआत में 10-15 दिन दवा खाते हैं और हम उन्हें ये बात कह के भेजते हैं, RVRO फॉलो करते हैं, लेकिन 10-15 दिन में जब उनका क्रेटिनिन और यूरिया लेवल नीचे आ जाता है, उसके बाद वो प्राकृतिक चिकित्सा, एक नेचुरल जो चिकित्सा है, इतने ज़्यादा और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि मैं तो अब ठीक हो गया, और वो सब कुछ खाना पीना शुरू कर देते हैं। दोबारा से जब वो खराब हो जाते हैं फिर से वो हमारे पास आते हैं, फिर हम कह देते हैं सर सॉरी अब कुछ नहीं हो पाएगा। उस समय में हमें ना चाहकर भी कहना पड़ता है कि सर, अपने मुंह से कहना पड़ता है कि अब तो आप डायलिसिस करा लीजिए। बिल्कुल। तो मतलब एक आयुष चिकित्सक होने के नाते चिकित्सक ये कह रहा है कि आप एलोपैथियन के पास जाके डायलिसिस करा लीजिए, तो हम इसको कहीं ना कहीं अपना फेलियर मानते हैं कि हम अपने मुंह से ये बात कहनी पड़ती है। तो इसी वजह से आयुर्वेदा में आता है चतुष्पाद, सुचिकित्सक, सुरोगी, सुऔषधि, सुपरिचारक। चिकित्सक को अच्छा होना जरूरी है, औषधि को अच्छा होना जरूरी है, अटेंडेंट को अच्छा होना जरूरी है, रोगी को खुद भी चिकित्सक की आज्ञा मानने वाला होना चाहिए, तभी चिकित्सा पूर्ण होगी, अथवा नहीं होगी। बिल्कुल सर। तो सर, अगर किसी का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा हो बॉडी में, तो उसका पहला स्टेप क्या होना चाहिए फिर? सर, उसका पहला स्टेप, सबसे पहला डॉक्टर के पास जाके वो मिले, सबसे पहले यही स्टेप होना चाहिए। ठीक है। ये कहीं से डिटॉक्स अपनी बॉडी को कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये सब क्रैश है, कुछ नहीं होगा। सबसे पहले डॉक्टर से जाके मिले। तो ये बढ़ता किस तरह से? सर, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। हाइपरटेंशन है, और उसका ये है कि अल्कोहल उसका रीजन है, स्टोन उसका रीजन है, हेपेटोरिनल सिंड्रोम हो जाता है, लीवर में कोई दिक्कत आ गई तो उसकी वजह से किडनी खराब हो जाती है। तो ये 4 इसके मेजर रीजंस है, और 5वां है शुगर। अच्छा। लेकिन आज के समय में तो हाइपरटेंशन और डायबिटीज, मधुमेह जनित वृक्क विकार, मधुमेह जनित वृक्क विकार यानी शुगर और हाइपरटेंशन के कारण जो दिक्कतें आ जाती हैं, वो किडनी फेलियर उसका सबसे बड़ा रीजन है। ठीक है जी सर। आपने एक चीज देखी होगी, आजकल इंस्टाग्राम पे काफी चल रही है कि पर ग्राम आपको इतना प्रोटीन खाना है, डाइट में इतना प्रोटीन रखो, कार्ब्स कम करो। आपको नहीं लगता कि ज्यादा एक्सेस प्रोटीन लेने से हमारी किडनी हाँ, होती है ना, उसको फिल्टर ही नहीं कर पाएगी, इसीलिए वो पेशाब में से बाहर निकलने लगती है प्रोटीन यूरिया। सांद्र में है, जिसको आयुर्वेदा में बोला जाता है, वो लोगों को होने लगता है। ये बिल्कुल गलत प्रचलन है। बहुत सारे युवा जवान बच्चे हमारे पास आते हैं, मतलब आजकल तो वैसे प्रोटीन यूरिया 2-3 साल के बच्चों में भी हेरेडिटरी रीजंस की वजह से, वंशानुगत कारणों की वजह से हो जाता है। लेकिन ये जो जिम गोइंग बच्चे हैं, ये अपने आप को इसी वजह से खराब कर रहे हैं कि मैं 700-800 वाला नहीं खाता हूँ, मैं तो 3-4-5 हजार रुपए वाला खाता हूँ। अरे भैया, आप शराब पी रहे हो 700-800 रुपए वाली बोतल, या आप पी रहे हो 5,000 रुपए वाली बोतल, सब में अल्कोहल कंटेंट उतना ही है। वो बात जरूर है, वो आज नहीं खराब करेगी, वो 3 दिन बाद, 5 दिन बाद खराब कर देगी आपको। तो इसी तरह से प्रोटीन, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा सभी दर्शकों से कि जो आर्टिफिशियल प्रोटीन है, ये किसी विशेष कारणों से लिया जा सकता है, वो भी जब आपको आपके डॉक्टर कहें किसी कारण से। ये जो जिम में जाके प्रोटीन का इंटेक करना, ये बिल्कुल गलत है। उसके ये मसल लॉस भी करता है प्रोटीन, ज्यादा प्रोटीन इंटेक होना, क्योंकि आपकी बॉडी मेटाबोलाइज तो उसको कर नहीं पाएगी, चयापचय क्रिया ध्वस्त हो जाएगी। तो आपको जो लोग कहते हैं ये मसल क्रैम्प्स को, मसल्स को और ज्यादा मेंटेन करती है, मसल्स को खराब भी करती है। अच्छा, तो सर जो प्रोटीन इंटेक है वो हमें पूरी करनी है, तो मेरे हिसाब से आर्टिफिशियल से ज़्यादा हम रियल बायो अवेलेबिलिटी पे देखिए, जैसे एग्स खा के, क्योंकि वो नेचुरल है, उससे हम पूरा कर सकते हैं, चिकन वगैरह। सर देखिए, मैं तो समर्थन नहीं करूंगा नॉन वेज का, लेकिन दाल से पूर्ति हो जाती है। पर सर, दाल 100 ग्राम में मुश्किल से 2 से 3 ग्राम प्रोटीन रहता है, तो कैसे पॉसिबल? सर, आप खाएंगे तो रोज ना? हाँ, रोज तो खाएंगे, पर सर आप ये देखो ना कि एक कहते हैं कि आपकी बॉडी को उतना प्रोटीन चाहिए जितना आपका वेट हो, पर केजी 1 ग्राम के 1 ग्राम, हाँ जी, ठीक है। पर मुझे लगता है कि इंडिया में कोई होगा जो शायद जरा प्रोटीन रोज के लेवल पे ले रहा होगा। सर, दही के ऊपर का पानी, दही के ऊपर का पानी? अच्छा, जो पानी हम फेंक देते हैं, दही के ऊपर जो पानी आ जाता है, उसको आप लेना शुरू करें। अच्छा,
चावल का मांड आप लेना शुरू करें, लेकिन फिर भी आप नेचुरल सोर्स से लेना चाहते हैं, नॉन वेजिटेरियन आप हैं या एगिटेरियन आप हैं, तो आप एग लीजिए। और आप बेहतर होगा कि चिकन के बजाय आप मटन यूज करें। अच्छा, मटन को। हाँ जी, हाँ जी। मतलब आयुर्वेद में भी इसका व्याख्यान आता है, मैं आपको बता दूं और आपके माध्यम से दर्शकों को भी बता दूं। आयुर्वेद का एक प्रिपरेशन है जिसे बोला जाता है अजा अश्वगंधादि ले। अच्छा, अजा कहते हैं बकरे को, अच्छा। उसमें बकरे का मांस रस होता है, अश्वगंधा होता है और आदि यानी एक्सेट्रा आदि चीजें होती, उसको बोला जाता है अजा अश्वगंधादि ले। तो यदि अपनी कोई प्रोटीन की जरूरत को पूरा करना चाहता है और होल फॉर्म में बकरे को नहीं खा सकता, तो अजा अश्वगंधादि ले खा सकता है। साउथ इंडियन बहुत सारी ऐसी फार्मेसीज कंपनीज हैं जो सिद्धापैथी साउथ इंडिया में चलती है, वो उसको बनाती है। ठीक है। और हम अपने जो किडनी रोगी आते हैं उनको कह कर देते हैं कि भैया आप यदि इससे परहेज करते हो तो बिल्कुल मत लेना, लेकिन इसमें बकरे का मांस रस है, आप इसको खा सकते हैं तो खा लीजिए। आपको ये बहुत लाभ करेगा। जिन लोगों को मसल लॉस होता है तो उन लोगों को हम अजश्वगंधादि ले देते हैं। ठीक है सर, ये तो आपने अच्छी बात बताई। एक मिसाल बस्ट करना चाहते हैं हम इस एपिसोड में। प्लीज सर, ऐसा बोला जाता है कि अगर किसी को किडनी स्टोन्स हो ना, आप बियर पीना स्टार्ट कर दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन। आपने ना लेमन टर्म्स में और गांव में काफी सुना हुआ, अरे स्टोन्स है बियर पीना स्टार्ट करते हैं, तो इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है? सर, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन ये है कि जो यव से संबंधित आहार है, जौ से बने हुए जो आहार है, वो किडनी वाले पेशेंट को लाभ करते हैं, लेकिन सारे किडनी वाले पेशेंट को लाभ नहीं करते। यदि किडनी के अंदर पथरी है कैल्शियम ऑक्जेलेट की, अच्छा। तो उस समय में वो लाभ करेगी। बॉडी को एल्कलाइन एसिडिक से एल्कलाइन बनाना होता है, लेकिन आजकल तो बियर जो है वो जौ से बनती नहीं है। मैंने जहां तक समझा सुना है, बिल्कुल। आजकल तो जो बियर बनती है वो बनती है अन्य आर्टिफिशियल प्रोसेस से। तो ये बहुत बड़ा मिथ है। उससे व्यक्ति को आदत तो लगी जाएगी और पथरी निकलेगी नहीं। हाँ, हैबिचुअल बन जाएगा। बस फायदा इतना हो जाएगा कि आप बियर पीने लगोगे। तो सर, एक प्रचलन और चल रहा है मार्केट में, आपने देखा होगा कि अश्वगंधा, गैलोए, शतावरी और शिलाजीत ये भी बड़े एक्सेस में ली जा रही है। तो इसका क्या पीछे रीजन है और क्या ये हमारी बॉडी के लिए डेंजरस हो सकता है? सर, बॉडी के लिए डेंजरस भी हो सकता है और इसके पीछे रीजन ये है कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, हाँ, मतलब सबको हेल्थ टिप्स देनी है, जिसको आयुर्वेदा का ज्ञान नहीं है, उसके पीछे पहले तो उन लोगों ने लोगों के माइंड में घुसाया ये बात। हम लोगों के पास भी आते हैं, हम लोगों से लोग पूछते हैं सर आपके प्रोडक्ट में क्या क्या है, तो हम उनसे कहते हैं कि भैया आप रिसर्चर है क्या, या आप ये बात पूछ के डिसाइड कर लेंगे क्या कि इसमें क्या क्या है तो मुझे ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। तो व्यक्ति ये सुनना चाहता है कि अश्वगंधा, सफेद मूसली, शतावरी, साला पंजा, गिलोय, शिलाजीत, ये 6-7 नाम उनको याद होते हैं। व्यक्ति सोचता है मुझे आयुर्वेद का ज्ञान हो गया। तो व्यक्ति का मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है, जिसे कहते हैं ना बातों से पेट भरना। तो उसका बातों से पेट भर जाता है यदि वो 6-7 चीजें सुन लेता है, हाँ इसमें ये चीज है तो बढ़िया होगी। तो हम कहते हैं भैया यदि आप इतने दक्ष हैं तो फिर तो आपको अपना इलाज खुद ही कर लेना चाहिए, फिर तो प्रोडक्ट खुद ही बना के खाना चाहिए। बिल्कुल। तो इन सब चीजों से व्यक्ति को परे हटना चाहिए। ये जो अश्वगंधा है, अश्वगंधा कॉन्स्टिपेशन भी क्रिएट करता है, और ऐसा कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करता है, ऐसी कब्ज क्रिएट करता है, वो किसी की अच्छी से अच्छी दवा से ठीक नहीं होती। आजकल के समय में जो लोग ये कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स हैं ना, ये इसी वजह से हैं। अच्छा। हाँ जी। तो सर, अब कॉन्स्टिपेशन का नाम आ ही गया है तो मैं एक चीज और पूछ लेता हूँ। जितने बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको कॉन्स्टिपेशन का बड़ा इशू रहता है, जिसको सीवियर से सीवियर कॉन्स्टिपेशन पे है, और जो ज़्यादा एसिडिक फूड खा रहे हैं जैसे जिम गोइंग बच्चे हैं उनको भी इशू रहता है। तो वो अपने आप को कैसे ठीक करें फिर? सर, उसके लिए वैसे तो एक डॉक्टर से मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी मोटे तौर पे यदि आप मुझसे पूछते हैं कैसे ठीक करना चाहिए, तो सबसे पहले तो फाइबरस फूड बढ़ा देने चाहिए। बिना छना आटा खाना चाहिए। आपको सब्जियां जैसे परवल हुआ, कुंदरू हुआ, या टिंडा हुआ, तोरई हुई, सफेद पेठा हुआ, इसका रस हुआ, बिना छना हुआ। जूस यदि आप पीते हैं तो बिना छना हुआ जूस पीजिए। ये सब फूड इंटेक आप बढ़ा दीजिए। उसके अलावा आप कोशिश कीजिए कि भोजन जो आप कर रहे हैं वो इतना उसको चबाइए कि वो पानी बन जाए, बिल्कुल चबा चबा के, बहुत चबा के। वो लार के साथ एक इंटेस्टाइनल फ्लोरा होता है आंतों के अंदर जो मल को बाहर धकेलने का काम करता है। पूर्व में यदि आपने वो मेहंदी जैसे दिखने वाले हरे हरे चूरन खाए हो और यदि अभी भी आप उसको खा रहे हैं तो सबसे पहले वो छोड़ दीजिए। ठीक है। इसबगोल की भूसी का सेवन आप कीजिए शाम को 6 से 7 बजे तक,
ठीक है। 7 बजे, मतलब क्योंकि इसबगोल की भूसी को जो काम करने में समय लगता है वो 12-14 घंटे का लगता है। अच्छा। अब आपने रात को 10-11 बजे इसबगोल की भूसी खाई और सुबह को 6-7 बजे आप सो के उठे तो आपका पेट नहीं साफ होगा। आपको लगेगा पेट तो इससे साफ हुआ नहीं, आपका पेट जाकर फिर साफ होगा 10-11 बजे। आप उस समय में काम में हैं तो बॉडी की एक रिदम होती है, हो सकता है 10-11 बजे भी साफ ना हो, क्योंकि आपके आंतों को मैसेज नहीं मिलेगा उस मल को बाहर धकेलने के लिए, बिल्कुल। इंटेस्टाइनल फ्लोरा को मैसेज नहीं मिलेगा आंतों को बाहर धकेलने के लिए। आप उसको कंट्रोल करके बैठे रहेंगे अपनी दुकान पे, ऑफिस में। आप उस समय मल निष्कासन करने जाएंगे नहीं, वॉशरूम आप जाएंगे नहीं, तो वो और ज्यादा आपको लगेगा मुझे काम नहीं किया। तो इसबगोल की भूसी खा के यदि आप पेट साफ करना अपना चाहते हैं तो आप शाम को 7-8 बजे ले लीजिए, सुबह को 5-6 बजे आप मोशन हो जाए, 7 बजे। उसके बाद नंबर आता है कास्टर ऑयल का। कास्टर ऑयल अगर आप पी सकते हैं, थोड़ा सटपटा लगता है पीने में, लेकिन आप अपनी जुबान पे रखेंगे आपके पेट में चला जाएगा, कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक कंपनी का 600 मिलीग्राम का कैप्सूल भी आता है, कास्टर ऑयल के कैप्सूल भी आजकल आ रहे हैं, सॉफ्ट जेल कैप्सूल। ठीक है। आप उसको पानी के साथ इजीली ले सकते हैं, 2 कैप्सूल, वो भी अच्छा है। आपकी जेब अलाउ करती है तो बादाम रोगन, बादाम का तेल भी उसको कहा जाता है। बादाम रोगन और बादाम तेल एक ही बात होती है, लोगों के मन में बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं कि सर रोगन क्या होता है। अरबी भाषा में रोगन इज इक्वल टू तेल। ठीक है। ठीक है, वो आप ले सकते हैं आधा चम्मच दूध में डाल के। ये हुई तीसरी बात। और चौथी बात हरित की, यानी हरड़। अस्य ग्रहे माता नास्ति तस्य माता हरित की। उसकी माँ हरड़ है, छोटी माँ, मतलब एक बार को माँ कुपित हो सकती है लेकिन छोटी हरड़ कुपित नहीं हो सकती, हरड़ कुपित नहीं हो सकती। तो आप पानी में छोटी हरड़ डाल के छोड़ दीजिए। बहुत ज़्यादा क्रॉनिक लेवल की आपको कॉन्स्टिपेशन है तो 2 छोटी हरड़ सुबह चूस लीजिए पानी में भीगी हुई, 2 रात को चूस लीजिए। वैसे चूसने की जरूरत पड़ेगी नहीं, 4 छोटी हरड़ बहुत ज़्यादा रहती है, मोर देन इनफ रहती है, 2 या 3 में काम हो जाएगा। ठीक है। तो सर आज का पॉडकास्ट खत्म करने से पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। आपने इतने सालों से इसमें प्रैक्टिस कर रहे हो, तो सबसे बड़ा मिथ आपने कौन सा देखा इस लाइन में कि इससे बड़ा मिथ तो शायद आपने कभी सुना नहीं और उस मिथ को आपने तोड़ा? सर मिथ तो एक नहीं है, मिथ तो बहुत सारे हैं। हाँ। सबसे बड़ा मिथ तो ये है आजकल जो चल रहा है कि असली शहद जमता नहीं है, नकली शहद जमता है। अच्छा। तो इसको लेके मैंने बहुत भरसक कोशिश की है इस मिथ को तोड़ने की। एड्रेस करना चाहूंगा कि असली शहद का जमने ना जमने से कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है। असली शहद की संभावना ज्यादा है कि वो जमेगा और नकली शहद बिल्कुल भी जमता नहीं है, क्योंकि नकली शहद में लगाया जाता है कॉर्न सिरप। ठीक है। वो वाला सिरप जिससे टॉफी बनती है, कैंडी बनती है, चूस के जिसको खाते हैं, वो जमता नहीं है। आप उसको किसी भी एक्सट्रीम टेम्परेचर पे, माइनस टेम्परेचर पे रख दीजिए, उसकी कंसिस्टेंसी वैसी रहेगी कॉर्न सिरप की जैसी है। तो वो आजकल शहद में मिलाया जाता है कि जिससे वो ना जमे। और दूसरे नंबर की जो बात आती है कि शहद असली जमता क्यों है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर कंटेंट होता है 17 से 18%। जो सबसे ज्यादा शहद जमता है वो जमता है सरसों वाला, क्योंकि उसमें मॉइस्चर कंटेंट होता है। वो मधुमक्खियों के मकरंद से चूस के बनाया जाता है, मॉइस्चर कंटेंट उसमें ज्यादा होता है सरसों में, इस वजह से वो ऐसा जम जाता है जैसे सर्दियों में बिल्कुल देसी घी जम जाता है, बिल्कुल हार्ड हो जाता है। तो ये सबसे, इसके अलावा बहुत सारे मिथ हैं, जैसे खड़े होकर अगर आप पानी पिएंगे तो सीधा घुटनों में चला जाता है, घुटने खराब हो जाते हैं। ऐसी कोई साइंस नहीं है, सिर्फ कहीं सुनी बात है, ऐसा कोई तरीका नहीं है। पहले आप पानी पिएंगे तो वो पहले आपके लीवर से होता हुआ, किडनी उसको छानते हुए, आंतों से होता हुआ वो ही जाएगा, तभी। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आपने खड़े होकर पानी पी लिया तो घुटनों में चला जाएगा और बैठ के आप पिएंगे तो घुटनों में जाएगा नहीं। तो फिर तो मैं कहता हूँ अगर पानी खड़े होकर पीते हैं और सीधा घुटनों में चले जाते हैं तो फिर तो बैठ के पीते हैं तो 10 मिनट बाद चला जाएगा घुटनों में। तो एथलीट जितने भी होते हैं वो भागते भागते जीवन भर पानी पीते हैं। साइकिलिस्ट करते हैं तो उनके घुटने तो खराब हो गए होते हैं जबकि वो एथलीट होते हैं। बिल्कुल सर, इस बात के पीछे कोई सच्चाई नहीं है। तो सर पॉडकास्ट को यहीं खत्म करते हैं, पर उससे पहले एक लास्ट आप हमारी ऑडियंस को एक गोल्डन टिप दोगे हेल्थ के लिए? आहार निद्रा ब्रह्मचर्य। आहार वैसा कीजिए, 2 बार का भोजन करने की आदत डालिए। नींद उतनी लीजिए जितने आपके शरीर को जरूरत है। ये 6 घंटे सोना, 4 घंटे सोना, 8 घंटे सोना, ये सब बेकार की बात है। किसी व्यक्ति को अगर 10 घंटे की नींद चाहिए तो भैया 10 घंटे सोइए। बिल्कुल, ये 6 घंटे वाला फॉर्मूला कोई फॉर्मूला नहीं है। आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, रात को 8-9 बजे, 8 बजे तो खैर पॉसिबल नहीं है,
आज के समय में मैक्सिमम 10 बजे तक सो जाइए और सुबह को 6 बजे उठ जाइए। और फोन यदि आपको चलाना है तो सोने जाने से 1 घंटा पहले फोन छोड़ दीजिए। फोन फिर भी यदि आपको चलाना है तो सर्दियों के समय में रजाई में घुस के फोन मत चलाइए। ब्लू रेज निकलती है, आपकी आंखों के लिए और आपके बालों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। तो ये मैं कुछ टिप्स देना चाहूंगा। आपको दही अच्छी लगती है, बॉडी का वेट यदि आप अपना बढ़ाना चाहते हैं तो दही खाइए। बॉडी का वेट मेंटेन करना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं तो छाछ लीजिए, पतली पानी वाली, बिल्कुल पानी पतली छाछ। तो ये 2-4 मोटी मोटी चीजें हैं जो हम अपनी प्रैक्टिस के दौरान देखते हैं, लोग हमें आके कहते हैं, उसी के आधार पे आपने पूछा तो मैंने बता दी। तो दोस्तों, आज का ये पॉडकास्ट बड़ा ही इंसाइटफुल रहा और हमने देखा कि कैसे सर ने ऐसे से मिथ को बस्ट किया है जो शायद आप रोज की जिंदगी में सुनते आए हो। और सर से हमने जाना कि आप अपनी लाइफ को कैसे फिट रख सकते हो। और मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि सर का जो चरणप्राश है, एक बार एटलीस्ट आप ट्राई करके देखो। अगर आपको अच्छा नहीं लगे तब आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके बताना। और अभी अगर जो हम ये पॉडकास्ट खत्म करने वाले हैं उससे पहले मैं सर से पूछ भी लेता हूँ, तो सर कोई अगर हमारी ऑडियंस आपके पास आएगी उस पर कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा? सर आप कहेंगे तो बिल्कुल डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है, तो ऑडियंस को हमारी को एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आज का ये पॉडकास्ट हम यही खत्म करते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, ताकि जब हम सर के साथ पार्ट 2 करेंगे उसमें हम उन क्वेश्चंस को कवर कर सके। तो ये पॉडकास्ट अपने दोस्त, अपनी फैमिली के बीच शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।